नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं यहाँ आपको कक्षा 12 के भौतिक विषय में अध्याय 9 अर्थात किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र पर पुनः चर्चा करूँगा। भाग 3 में मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, आपने ध्यान दिया होगा पिछले भाग में मैंने प्रकाश का अपवर्तन बताया था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उसके बाद में गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों से मैं अपवर्तन दिखलाऊंगा, लेंस की क्षमता भी बताऊंगा आपको, और संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन से आपको वो भी बात करूंगा फोकस दूरी पर। इसके बाद में संबंधित प्रश्न करूंगा। तो बच्चों देखिए, जरा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। आपको मैंने बताया था प्रकाश जब प्रकाशता विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो उसी बात को यहां पर लेके चलेंगे। और यह भी बताया था जब प्रकाशता सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटता है। बच्चों, यहां पर हम दो माध्यमों को अलग करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन करेंगे। देखिए, एक माध्यम ये है, रेयर मीडियम या डेंसर है, और ये पृष्ठ है जो इसको दोनों माध्यमों को अलग कर रहा है। यहां पर उत्तर पृष्ठ आपको दिखलाया गया। तो देखिए जरा सा, प्रकाश की किरण ये O यहां पर बिंदु वस्तु है से चली और यहां पर पड़ी N बिंदु पर। ये अभिलंब में देख सकते हैं, वक्ता केंद्र है इसका, और ये अभिलंब खींचा गया इसी से, तो अभिलंब की ओर झुक गई, अर्थात ये एंगल I और ये एंगल R आपको स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। तो ये झुक गई उसकी ओर, और यहां पर ये प्रतिबिंब इसका I पर बन गया। वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V, और ये वक्र त्रिज्या R। बच्चों, यहां पर भी आपसे वही बात पुरानी करना चाहूंगा कि द्वारा कितना छोटा है इसका, कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ये M के ही बिल्कुल करीब है, तो इसे हम M की तरह से ट्रीट करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जरा सा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर ही बताना चाहेंगे, इस एंगल को नाम मैंने अल्फा दे दिया। ये प्रतिबिंब जहां पर बन रहा था इसको मैंने नाम बीटा दिया है, और इस एंगल को नाम मैंने गामा दे दिया है। ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास 3 त्रिभुज यहां पर बन रहा है, जो देखिए N M O। तो सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज N M O में हम tan अल्फा ले सकते हैं बच्चों। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए NM अपॉन MO। इसी प्रकार से इस दूसरे त्रिभुज में देखिए NMI में, त्रिभुज NMI में देखिए tan बीटा इज इक्वल टू NM अपॉन MI। तथा इस तीसरे त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज NMC में tan गामा इज इक्वल टू NM अपॉन MC। अब बच्चों आगे देखिए, हम एक काम और आपको दिखला रहे हैं। इस त्रिभुज NOC में देखिए, त्रिभुज NOC में वहिष्कोण I इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात I बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। इसी प्रकार से त्रिभुज NCI में देखिए जरा सा, त्रिभुज NCI में पुनः वही कोण यहां पर देखिए
कितना है, गामा है, अंदर कौन से कोण है, आर और बीटा। तो आर बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। चलिए बच्चों, यहां पर आपको बताते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात n2 अपॉन n1 क्या लिया जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर से। अब देखिए एंगल आई और आर भी बहुत छोटे हैं, जिनके लिए हम इसे ले सकते हैं आई अपॉन आर n1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n2 इंटू आर इज इक्वल टू n1 इंटू आई। ध्यान दीजिए I और R के मानों को यहां पर रखेंगे तो आपको मिलेगा n2, R कितना था, गामा माइनस बीटा, और इसी प्रकार से n1 देख सकते हैं अल्फा प्लस गामा। मैंने अभी आपसे बताया कि एंगल ये बहुत छोटे हैं, द्वारा किसका बहुत कम है, अल्फा बीटा गामा ये बहुत छोटे होंगे, अर्थात इनको हम लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 5 डिग्री तक के एंगल के लिए tan थीटा थीटा ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं tan गामा माइनस tan बीटा बराबर n1 tan अल्फा प्लस tan अल्फा tan बीटा और tan गामा के मानों को प्रतिस्थापित कीजिए तो देखिए आपको यहां पर से क्या मिलेगा, n2 tan गामा का मान रखिए कितना, nm अपॉन mc। यहां पर देखिए tan बीटा का मान भी रख लीजिए अर्थात nm अपॉन mi। पुनः देखिए tan अल्फा का मान रखिए nm अपॉन mo, और tan बीटा का मान आप रखेंगे यहां पर। बच्चों देखिए गामा है तो ये tan गामा है, ये कितना tan गामा, तो tan गामा का मान यहां पर कितना रखेंगे, nm अपॉन mc। ध्यान दीजिए nm दोनों ओर से कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास प्राप्त हो जाता है n2 अपॉन mc, n2 अपॉन mi बराबर n1 अपॉन mo, और ये प्लस n1 अपॉन mc। चिन्हों के साथ इन वैल्यूज को रखिए जरा सा, देखिए तो आपको यहां पर मिल रहा है कितना, n2 अपॉन mc। बच्चों कितना है यहां पर, r है अर्थात दाहिनी तरफ है प्लस में, n2 अपॉन mi वो भी दाहिनी तरफ है, देखिए v है, इसको आपने v रखा, और यहां पर n1 अपॉन mo बाईं ओर है अर्थात माइनस u, फिर यहां पर पुनः आपने mc को रखा कितना, r। अब देखिए इन वैल्यूज को जरा सा पक्षांतर करते हैं। हम क्या करते हैं, r को एक तरफ ले आते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है यहां पर, देखिए n2 अपॉन r, ये n1 अपॉन r इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, n1 अपॉन r, और यहां पर से आपको ये माइनस में n2 अपॉन v उस तरफ गया प्लस का हो गया, और यहां पर से ये n1 अपॉन u, अर्थात आपको ये प्राप्त हो गया n2 बाई v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये बच्चों आपको यहां पर अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त हो गया है। ध्यान दीजिए मैंने चिन्हों का यहां पर ध्यान दिया है। n2 क्या है, इस माध्यम का अपवर्तनांक है, n1 यहां पर लिखा हुआ है इस माध्यम का अपवर्तनांक है। इस प्रकार से आप इसका निगमन कर सकते हैं। आगे बच्चों हम चलते हैं, इसी पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। हमारे पास यहां पर उभयुक्त लेंस है, मैंने डबल कॉन्वेक्स है,
और डबल कॉन्वेक्स के लिए हम यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा सा इसमें, और यहाँ पर जैसे भी बात हो रही थी, इसका अपवर्तन अंदर पहले हुआ ये N1 से N2 माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई, जैसा कि यहां पर चित्र में दर्शाया गया है। आई डैश इसका एक इमेज बना, जो कि यहां पर पहले पृष्ठ से बना, और वो पहले पृष्ठ से बना हुआ इमेज दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर जाएगा। तो देखिए पहली बार में जो इमेज बना उसको मैं V डैश लेके चल रहा हूं, और जो अंत में ये आई डैश पर से जो वस्तु का काम किया और हमारा इमेज फाइनल आई पर बन गया, तो उसे मैं V दूरी पर बात कर रहा हूं। तो बच्चों जैसा अभी हम लोगों ने यहां पर पहले सरफेस के लिए सीखा था, वो क्या था देखिए, N2 अपॉन V डैश लेंगे, क्योंकि यहां पर इमेज हमारी कहां पर बन रही है, V डैश पर बन रही बच्चों, माइनस N1 अपॉन U, यहां पर दिखलाई दे रहा, चिन्ह हम पहले ही रख चुके थे फॉर्मूला जब हमने बनाया था, अब हम यहां पर चिन्ह नहीं रख रहे हैं। बराबर पर देखिए कितना, N2 माइनस N1 अपॉन R1, ये पहले पृष्ठ के लिए त्रिज्या R1 है। तो बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए, अब ये V डैश U का काम कर रहा है, अर्थात वस्तु की तरह से काम कर रहा है, जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु के लिए तरह काम कर रहा है, और अंतिम इमेज हमारी V पर बनी है। तो जरा इसी में ध्यान दीजिए एक और बात, अब यहां पर प्रकाश की किरण N2 से N1 में पुनः जा रही है, तो ये भी बदल जाएंगे, अर्थात N1 अपॉन V अंतिम इमेज V पर बनी, और ये जो N1 था वो अब N2 हो जाएगा, माध्यम बदल गए हैं, और यहां पर देखिए U की तरह से कौन कार्य कर रहा था, V डैश, बराबर कितना बच्चों, यहां पर भी बदल जाएगा, N1 माइनस N2 अपॉन R2, इस बार दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या R2 ली गई है। इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए तो आप देखेंगे N2 बाई V डैश कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपको यहां से मिलेगा N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U, और यहां पर से देखिए यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लें, N2 वहां पर पहले है, N2 माइनस N1 यहां भी, तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात N2 माइनस N1 कॉमन ले लीजिए, तो यहां से 1 अपॉन R1, और ये माइनस यहां पर बाहर आ जाएगा, तो 1 अपॉन R2। बच्चों N1 से इसे भाग दे दीजिए, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 माइनस 1, और ये देख सकते हैं 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब बच्चों ध्यान दीजिए, N2 अपॉन N1 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष है, या जो भी वो अपवर्तनांक का माध्यम यहां पर है, और ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ध्यान दीजिए बच्चों, यदि वस्तु अनंत पर होता, अर्थात U कितना होता, इनफाइनाइट होता, अनंत होता, तो कितना होता देखिए 1 अपॉन, और V क्या हो जाता है ऐसे में, जब वस्तु अनंत पर होती, वस्तु जब अनंत पर होती तो कहां पर, फोकस पर मिलता आकर के, तो ये जो फोकस है वही V का काम करता, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा देखिए, F हो जाएगा माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये N21 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये जो देख रहे हैं आप F हो गया है, तो 1 अपॉन F आपको कितना प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिए, अर्थात 1 अपॉन F आपको प्राप्त हुआ N21 माइनस 1, और यहां पर 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब देखिए जरा सा इस समीकरण को ध्यान दीजिए, इसको हम नंबर 1 डाल लेते हैं, 1 में इसको हम रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन F से, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन
एफ से। तो तुलना कर दीजिए 1 और 2 समीकरणों की, तो आपको मिल जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही बच्चों हमारा उभयोत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन है, और इसका एक और भी नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। याद रखिएगा, क्या? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो इस प्रकार से आपने इसका यहां पर डेरिवेशन किया हुआ है बच्चों। आगे चलते हैं, देखिए माध्यम के अपवर्तनांक पर फोकस दूरी की निर्भरता, इसकी बात करते हैं। तो आप देखिए जरा सा, किसी लिक्विड में ये अगर लेंस रखा है तो उसके लिए आप क्या इसे लिखेंगे? अपॉन, अर्थात आप देख सकते हैं कि अगर हम इससे कंपेयर करें तो एल एन जी लेस देन होगा किसके? ए एन जी के। इस बात को ध्यान रखिए। तो ये लिख सकते हैं हम अपॉन, देखिए इसको बस लेस ही रहने दीजिए यहां पर। अब देखिए जरा सा, 1/, एफ ए जब एयर में है तो बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर? -1, 1/r1 माइनस 1/r2। और जब ये लेंस किसी लिक्विड में है तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2। ये ग्लास लिक्विड में है किसी में। अब अगर आप भाग कर देंगे इन दोनों को तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको ये एफ एल ऊपर हो जाएगा। तो कितना? एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल टू कितना? और बच्चों आप देख रहे हैं यहां पर कि ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, अर्थात क्या होगा कि ये 1 से बड़ा होगा। ऊपर ये एन बड़ा है एल से, यहां पर क्लियर है। इन दोनों में कंपेयर कीजिए, जब ये इतने के बराबर, तो सिर्फ अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये क्वांटिटी तो छोटी हो जाएगी इससे। तो इस बात को यहां पर देखते हुए, अर्थात एफ एल क्या हो गया? एफ एल ग्रेटर देन एफ ए, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब बच्चों जल्दी से एक चीज और देख लेते हैं। अगर किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक ग्लास के बराबर है, तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? तब तो ये 1 आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपको? तब ये 1 हो जाएगी। और उस केस में आप ध्यान दीजिए कि 1/FL कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2, अर्थात ये 0 हो जाएगा। और ये एक समतल प्लेट की तरह से बिहेव करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। समतल प्लेट जो जिस माध्यम में रखा जाएगा, अगर उसका अपवर्तनांक ग्लास के अपवर्तनांक के बराबर हुआ, तो यहां से आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी। दूसरा देखते हैं फोकस दूरी की निर्भरता लेंस की वक्रता त्रिज्या पर। देखिए बच्चों, यदि यहां पर लेंस क्या है? उत्तल है। जरा उत्तल के केस को देखिए, तो R1 आपको दाहिनी ओर मिलेगा अर्थात धनात्मक, और R2 बाईं ओर अर्थात ऋणात्मक। तो ये 1/R2 को जब माइनस में रखेंगे तो ये होल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अर्थात आपको यहां पर धनात्मक फोकस दूरी, उत्तल के केस में उभयोत्तल है, दोनों तरफ उत्तल है। लेकिन अगर ये अवतल होता बच्चों, ध्यान दीजिए, तो ये आप देख सकते हैं R1 यहां पर बाईं तरफ R1 है, ये ऋणात्मक होता और R2 धनात्मक होता, अर्थात 1/F इज इक्वल टू कितना हो जाता? 1/-R1, और माइनस यहां पर होता ही है। तो ये होल क्वांटिटी क्या हो जाती? नेगेटिव में हो जाती। तो अब बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि इसीलिए उभयावतल लेंस के लिए फोकस दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस के लिए जिसे आप देख रहे हैं फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है, ताकि गलती ना होने पाए आपसे। आगे चलते हैं। देखिए
डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव से किस प्रकार से इमेजेस आप बना सकते हैं, एक यहां पर हम बात आपको बताना चाहेंगे। यूं तो आपको 3 किरणें हमने दिखलाई हैं यहां से निकलती हुई, इन 3 में से 2 किरणें आप ले लेंगे तो इमेज बन जाएगा। पहला किरण आप हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधा निकल जाएगी। इमेज तो यही बन गया था, लेकिन किसी केस में ऐसा भी आवश्यकता हो सकता है कि आप फोकस से पहले जाएं और फोकस से जाने के बाद अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। तो ये तीनों किरणें आपको यहां पर दिखलाई गई। किरणें अनंत निकलती हैं बच्चों, लेकिन यहां पर हम 2 किरणों से काम चला सकते थे। साथ ही देखिए, अगर अवतल लेंस होता तो ठीक है, समांतर जाने वाली किरण फैल जाती और पीछे प्रतीतता बिंदु से आ रही, उसे हम फोकस कहते। दूसरा, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाला स्ट्रेट सीधा निकल जाएगा बिना अपवर्तित हुए। तो ध्यान दीजिए, जहां पर दोनों किरणों ने कट किया है, इसको पीछे प्रोड्यूस किया, तो ये हमारा इमेज बन गया। इमेज का नाम A डैश B डैश ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये वस्तु हमारी क्या थी, AB थी, सॉरी, वस्तु AB थी। ध्यान दीजिए, वस्तु हमारी ये कुछ नहीं है, वस्तु AB। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप और भी स्थानों पर, अर्थात लेंस मान लीजिए आपका ये था, तो कितना F 2F, यहां भी F और ये 2F। तो वस्तु को अनंत में 2F के बियॉन्ड रख करके, या फिर 2F पर, या फिर 2F और F के बीच में, या फिर F और O के बीच में वस्तु को रख करके 6 स्थितियां होंगी जिनमें आप प्रतिबिंबों का बनना देखेंगे। तरीका यही अपनाइएगा, इनमें से 2 किरणें ले लीजिएगा, बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर देखिएगा क्या परिवर्तन मिल रहा है। ये पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देखा हुआ था। लेकिन अवतल लेंस में आपको एक ही स्थिति मिल रही है, एक अनंत पर होगी तो फोकस पर बिंदु प्रतिबिंब मिल जाएगा, अन्यथा F और O के बीच में ही प्रतिबिंब मिलेगा। हमेशा सीधा, आभासी, सीधा है तो आभासी है, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। इसमें अलग अलग स्थितियां आएंगी, छोटे से धीरे धीरे अनंत से लाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होता जाएगा, बराबर का आएगा, और बड़ा होगा और बड़ा होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में भी बात करना चाहूंगा। तो आवर्धन क्षमता मैंने आपसे बताई थी कि क्या होता है, देखिए, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई अनुपात होता है। हम यहां पर आपसे कहेंगे कि इन 2 त्रिभुजों को देखिए, समरूप हैं, वही पुरानी बात जो मैंने दर्पण के केस में बताई थी। अर्थात यदि ये हमारा A डैश B डैश और ये AB है, ये O है, तो आप यहां पर कह सकते हैं क्या, देखिए, A डैश B डैश अपॉन AB, ये आपने लिया, और यहां पर से आप क्या लेंगे फिर, OB डैश अपॉन OB। इन मानों को रखेंगे तो आपको मिलेगा A डैश B डैश नीचे की ओर है अर्थात माइनस में, और AB ऊपर है अर्थात प्लस में। इसी प्रकार से ये देख रहे हैं यहां पर OB डैश किधर है, दाहिनी ओर है अर्थात प्लस में भी, और ये यहां पर बाईं ओर है तो माइनस। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको प्राप्त हो जाएगा M इज इक्वल टू H डैश अपॉन H अर्थात V अपॉन U। ध्यान दीजिए बच्चों, दर्पण में माइनस हुआ करता था, लेकिन यहां पर प्लस में है। यहां पर भी लेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके की बात है। M इज इक्वल टू कितना बच्चों, H डैश अपॉन H, दोनों ही सीधे हैं। H डैश, इसको लीजिए, ये H है अगर, तो दोनों ही सीधे हैं। यहां पर ये H डैश है, और दूसरा यहां पर भुजा ले रहे हैं। एक तो हमने संपूर्ण ही त्रिभुज है, समरूप है, तो आपने ये भुजाएं ली, उसके बाद में ये भुजाएं लेंगे अर्थात B डैश O अपॉन BO। तो आप देख सकते हैं बाईं तरफ में है माइनस V अपॉन माइनस U, अर्थात आपको पुनः माइनस माइनस चिन्ह हट जाने पर M इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, H डैश अपॉन H V अपॉन U, धनात्मक में। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए जरा सा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता के विषय में आप बस इतना जानिए कि
जितना ज्यादा डेविएशन हो जाएगा किरण का, उतना ही उसकी पावर ज्यादा होगी। क्षमता को दर्शाया जाता है डेविएशन से। अवतल के केस में दूर हटेगी, कितना ज्यादा मुड़ना उससे संबंधित है। तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से भी दिखला सकते हैं। देखिए डेल्टा यहां पर डेविएट हो गया है एंगल, तो आप यहां पर इसे एंगल के फॉर्म में कह सकते हैं। इस एंगल का अर्थात ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा कि tan डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन एफ, और डेल्टा बहुत छोटा है तो डेल्टा इज इक्वल टू h अपॉन एफ। लेकिन यहां पर हम इसको दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि निर्भर करता है हमारा ये डेल्टा। देखिए डेल्टा जितना ज्यादा होगा फोकस उतना ही कम होगा, और ज्यादा डेल्टा हो जाता और फोकस कम, अर्थात फोकस कम डेविएशन ज्यादा हो रहा है, पावर ज्यादा, लेंस का पावर ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर h को 1 लेते हुए डेल्टा कितना हो गया 1 अपॉन एफ, जिसे आप पावर कह रहे हैं। तो पावर ऑलवेज याद रखिए 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है इन मीटर, फोकल लेंथ इन मीटर होता है बच्चों, मीटर। और ध्यान दीजिए जरा सा, पावर का यूनिट क्या होगा जब 1 अपॉन मीटर है, तो 1 पर मीटर, इसी को हम लोग 1 डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर कह देते हैं बच्चों। अर्थात पावर जो लेंस का है उसका यूनिट डायोप्टर है, और उत्तल लेंस में ये पावर किस में होगा, प्लस में होगा, और अवतल में ये पावर माइनस में होगा बच्चों। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स है, बहुत जल्दी से इसके भी लिए प्रतिबिंब का बनना देख लीजिए। तो पहले लेंस के लिए देखिए v डैश पर इमेज बन रहा है, अर्थात 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f1। दूसरे के लिए देख लीजिए वो v डैश u का काम कर जाएगा, अंतिम इमेज v पर बन गया है, अर्थात v डैश बराबर 1 अपॉन f2। ये दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। दोनों को ऐड कर दीजिए बच्चों, ये कैंसिल हुआ, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ये बच्चों कंबाइंड फोकल लेंथ को हम लोग f से अगर दिखला रहे होते तो ये होता 1 अपॉन f, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। अब आप देख सकते हैं कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला है। और भी लेंसेज अगर होते यहाँ पर तो उनके भी लिए लग जाता 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 x1। और देख सकते हैं ये क्या है, और होता है रेसिप्रोकल फोकल लेंथ भी बताया था आपको, पावर। तो ये हमारी हो जाते P1 प्लस P2, और इस केस में P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट ऐसे चलता है। बच्चों देख सकते हैं कि यदि एक उत्तल होता और एक अवतल होता तो यहां पर क्या रखते 1 अपॉन f1 माइनस 1 अपॉन f2। और एक अंतिम बात बताऊंगा, यदि दोनों लेंस का फोकल लेंथ एक उत्तल और एक अवतल है, दोनों लेंस का फोकल लेंथ बराबर होता तो ये 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन f कैंसिल हो जाते और आपको मिलता 1 अपॉन f बराबर कितना, 0। अर्थात f क्या मिल जाता, अनंत मिल जाता। f क्या मिल जाता, तो आप देखिए कि ये मोटी प्लेट की तरह से बिहेव करता, समतल प्लेट की तरह से बिहेव करता, जिसका फोकल लेंथ क्या हो जाता, अनंत हो जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे चलते हैं बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न भी आपके साथ कर लेते हैं। देखिए दो यहां पर लेंस हैं, पहला उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 30 सेंटीमीटर, बात हो चुकी है कि धनात्मक होगा। और दूसरा एक लेंस यहां पर रखा अवतल लेंस, इसकी फोकस दूरी कितनी दी है, -20 मिलेंगे। पक्की बात हम लोगों को पता है माइनस में होती है। तो देखिए जरा सा निकाय की फोकस दूरी क्या है, निकाय माने दोनों के मिलकर के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। अभी हमारी बात आपसे हो चुकी थी 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, अर्थात 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन -20। 1 अपॉन f इज इक्वल टू, देखिए ये आपने लघुत्तम ले लिया, यहां पर आ गया 20 और यहां पर माइनस का 30 प्लस माइनस है, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस का 10 अपॉन 30 इंटू 20, और बच्चों ये कुल मिलाकर के आपके पास कितना आ गया,
-1/60, अर्थात फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर। तो ये किस प्रकार से बिहेव करेगा? अब सारी ये कॉनकेव लेंस की तरीके से, कॉनकेव अर्थात क्या? अवतल, उभय अवतल कह दे, दोनों अवतल लेंस की तरह से, अवतल लेंस की तरह से ये व्यवहार करेगा। माइनस में फोकस दूरी इसकी आ चुकी है। बच्चों, कुछ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर मैंने तैयार किए हैं। देखिए, बहुत साधारण है। लेंस की फोकस दूरी दी है, इसकी क्षमता कितनी होगी। दूसरा, एक अपवर्तनांक दे रखा है आपको, और समान वक्रता त्रिज्या पर ध्यान दीजिएगा। 1/r1 और 1/r2 जो होता था, दोनों समान हैं। चिन्हों का ध्यान रखिएगा, व्युत्तल है। मैंने बताया था आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है, तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या आपको अर्थात r निकालनी, सूत्र में रखिएगा, पता चल जाएगा। दूसरा, एक और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की, ये भी आप इस तरह का प्रश्न हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसको करने का प्रयास करेंगे।